गुड इवनिंग एवरीवन। करंट अफेयर का जो वीकली सेशन हम करते थे उसमें 2 वीकली सेशन नहीं कर पाए थे। कारण कि 2025 का जो मेंस चल रहा है उसको हमने प्रीपोन करने की कोशिश की। पहले हम फेब लास्ट में लेके जा रहे थे, फिर हमने सोचा जनवरी में ख़त्म करते हैं ताकि समय पर रिवीजन हो सके और बाकी प्रयास भी कर सकें। अभी हम फिर से वीकली करंट अफेयर कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमने 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक का करंट अफेयर शामिल किया है। आज सिर्फ प्रीलिम के दृष्टिकोण से ही इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम कोई भी जो न्यूज़ है उस न्यूज़ को आपको दिखाएंगे और हमने कैटेगरी में बांट लिया है एक्चुअली। जैसे इंटरनेशनल है, नेशनल है, इकोनॉमी है, यूपी स्पेशल है, साइंस एंड टेक है, स्पोर्ट है। तो इस तरीके से हमने कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले हम जो न्यूज़ है वो दिखाएंगे आपको। उस टॉपिक पर या उससे रिलेटेड टॉपिक पर उस तरह से क्या सवाल पहले पूछा गया यूपी पीसीएस के द्वारा, आरओ में, पीसीएस के एग्जाम में, वो दिखाएंगे। फिर उस कंटेंट के बारे में डिटेलिंग और अंत में एक एमसीक्यू, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए एक सवाल। ऐसे ही सारा कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ है। 1 महीने का नवंबर का हो चुका है। फ्री कोर्सेस में करंट अफेयर में अपलोड है। कहाँ पे? वेबसाइट पे एडमित्रेय के, और एडमित्रेय की वेबसाइट पे भी है और एप्लीकेशन पे भी है, तो वहाँ से आप उसे हासिल कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं कि पहले जो दिया है कुछ सवाल, उसको हम लास्ट में आगे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, डिफेंस एक्सरसाइज से। तो मालदीव के साथ हमने एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है जिसका नाम है एक्वेरिन। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इससे पहले भी यूपीपीसीएस ने इस तरीके की एक्सरसाइज के बारे में सवाल पूछा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ज्वाइंट एक्सरसाइज है और उनके डेट तक पूछ लिया है। इतना बदमाश, ठीक। 2024 प्रीलिम का शायद सवाल है। तो इस तरह से सवाल पूछ रहा है वो लगातार। तो निश्चित तौर पर इस पर सवाल बन सकता है। नाम थोड़ा सा अजीब है, तो अजीब नाम होने की वजह से संभावना ज्यादा है। भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज है, ध्यान रखना। कहाँ पे हुआ? केरल के तिरुवनंतपुरम में, ठीक। और इंडिया और मालदीव की मिलिट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया। महत्व क्या है इसका? महत्व यही है कि इस तरीके से सवाल पूछे गए। इस एक्सरसाइज का महत्व क्या है? पहली चीज तो है बायलैटरल है, मतलब 2 ही देश इसमें शामिल होते हैं। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और हर साल होता है, एवरी ईयर। यही 3 बातें ध्यान में रखनी है। कहाँ पे हुआ है? तिरुवनंतपुरम केरला में हुआ है, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। ये सब जो दिया है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑपरेशनल कॉपरेशन, काउंटर टेररिज्म, ये सब ह्यूमन असिस्टेंस, ये सब जो भी आएगा सब यस कर देना। ऑब्जेक्टिव में जो भी पूछेगा सब यस कर देना। उसके पीछे कारण ये है, कोई भी डिफेंस एक्सरसाइज किसी यूनिलैटरल या किसी एक या 2 पर्पज को ध्यान में रखते हुए नहीं होता है, बल्कि उसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। उसमें इस दृष्टिकोण से भी एक्सरसाइज किया जाता है कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच कॉपरेशन हो सकता है। दोनों देशों के अलावा रीजनल कोई इनस्टेबिलिटी है उसमें कैसे कॉपरेट कर सकते हैं, डिजास्टर के समय कैसे कॉपरेट कर सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कैसे दे सकते हैं। क्योंकि जो डिफेंस फोर्सेस होते हैं उनको सारे काम दिए जाते हैं। ऐसा तो है नहीं खाली युद्ध करने का काम होता है। पीस टाइम में उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन चलाने होते हैं। तो निश्चित तौर पर जो भी ऑब्जेक्टिव में आपको ऑप्शन मिलेगा सबको यस मार्क कर देना। ये बताना जरूरी नहीं था, बट जरूरी इसलिए है क्योंकि तुम लोग फिर 50-50 में आकर के रुक जाते हो और फिर कहते हो कि वहां पे आधा नहीं था। 50-50 तक आ जाओगे अपने नॉलेज से, उसके बाद में तुम्हारी जो स्किल है उसी से तुमको सॉल्व हो पाएगा सवाल। स्किल नहीं होगा तो फिर कितना रटोगे तुम। अब सवाल देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए इस पर। सूची 1 को यानी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच कीजिए। कैसे मैच करना है? इक्विवेरियन एक्सरसाइज बांग्लादेश के साथ कह रहा हो रहा है, मित्र शक्ति कह रहा है श्रीलंका के साथ हो रहा है, हैंड इन हैंड कह रहा है मालदीव के साथ, और संप्रीति कह रहा है चीन के साथ। तो एक्चुअली मिसमैच कर दिया है। संप्रीति समान प्रीति, और वैसे भी लैंग्वेज से आपको समझ में आ रहा होगा। आपको बताया था कि जो नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर जो है उससे काफी कुछ सवाल हल हो जाते हैं। लॉजिकल गेसिंग में आपको पढ़ाया था शुरुआत में। तो संप्रीति इस तरीके के जो लैंग्वेज है, ना तो चाइना में बोली जाती है, ना मालदीव में, ना ही श्रीलंका में। तो ये बांग्लादेश हुआ हमारा सगा, जो अब नहीं सगा है। तो संप्रीति बांग्लादेश के साथ है, इक्वेरियन आपको बताया मालदीव के साथ है, फिर बाकी मैच कर लोगे। हैंड इन हैंड चाइना के साथ है, और मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ में। थोड़ा सा डिटेल बाद में पढ़ लेना। अगला है भारत मलेशिया
संयुक्त सैन्य अभ्यास तो भारत और मलेशिया के बीच में हुआ, द्विपक्षीय है, बायलैटरल है। ये पीआईबी की न्यूज है, आप देखिए। इंडिया मलेशिया टू प्रैक्टिस पार्टिसिपेट इन ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति इन द डिजर्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के डिजर्ट में होगा। कब से शुरू हुआ है? 2012 से। एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है इंडिया की, उसके तहत काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, सारे ऑब्जेक्टिव मार्क कर देना। वही ऑब्जेक्टिव यहां भी दिखाई दे रहा है जो ऑब्जेक्टिव मालदीव के साथ था, काउंटर इंसर्जेंसी, कॉपरेशन, पीस कीपिंग एंड सो ऑन। ये प्रैक्टिस का सवाल है कि भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है राजस्थान में हुआ, दूसरा कह रहा है नेवल इंटर ऑपरेटेबिलिटी पर फोकस करता है। आपको पता है राजस्थान के डिजर्ट में नौसेना क्या कर रही है, इस तरीके से लिंक करोगे तो आप समझ पाओगे, अदरवाइज फिर सोचोगे कि नेवल था या फिर मिलिट्री था। डोगरा रेजिमेंट ने कह रहा है कि इसमें रिप्रेजेंट किया, तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर बी है। बी मतलब 1 और 3, नेवल नहीं था बल्कि आर्मी थी, वही वहां पे ट्विस्ट था। अगला सवाल है कि असम की गवर्नमेंट ने 6 समुदायों को, 6 समुदाय मतलब 6 कम्युनिटी को एसटी स्टेटस देने का फैसला किया है, ठीक है, सिफारिश की है ऐसी। अब आपको पता है कि इस तरीके से सवाल इससे पहले यूपीपीसीएस पूछता रहा है। कैसे पूछता रहा है? देखो 2002 का जो मेंस हुआ यूपीपीसीएस का, उसमें खासी और गारो के लैंग्वेज के बारे में सवाल पूछा। 2013 में जो सवाल पूछा उसने कहा ये वाली ट्राइब कहाँ पाई जाती है। इस तरीके से सवाल यूपीपीसीएस ने पूछा है। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो दोहरा सकता है पीवाईक्यू खुद को, पीवाईक्यू रिपीट इटसेल्फ। तो अगर पूछा जाएगा अगली बार तो पूछा जा सकता है कि जो 6 ट्राइब को, 6 कम्युनिटी को जो ट्राइबल स्टेटस देने का फैसला किया है असम गवर्नमेंट ने, वो ट्राइब कौन सी, या इनमें से कौन सी ट्राइब ऐसी नहीं है। 10 दिसंबर की न्यूज है द हिंदू की। असम बोडोलैंड कंडीशनली एक्सेप्ट एसटी स्टेटस फॉर 6 कम्युनिटीज, ठीक। तो इसके बारे में छोटी छोटी कुछ जानकारियां हैं, वो देख लीजिए, महत्वपूर्ण सवाल है। असम सरकार द्वारा बनाए गए जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, उन्होंने 6 बड़े समुदायों को जो असम की पॉपुलेशन का अराउंड 27% कंस्टिट्यूट करती है, ट्राइबल स्टेटस की मंजूरी दे दी है। और वो ट्राइबल स्टेटस कौन कौन सी कम्युनिटी को दिया जाएगा, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ठीक है। चुटिया, ताई अहोम, ताई अहोम में अहोम लिखा हुआ है, समझ जाओगे तो। कोच राजबोंगसी, तो जैसे आपको पता है कि बोंगो रसगुल्ला, इस तरीके से बंगाली थोड़ा सा टच है ना, तो असम में इस तरीके से भाषा नॉमेनक्लेचर के आधार पे आप गेस कर सकते हो। मटक, मोरन और टी ट्राइब, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले ये ओबीसी कैटेगरी में थे, अभी ये एसटी कैटेगरी में रिकमेंड किया गया है। थोड़ा सा आप देख लीजिए कि एसटी कैटेगरी के संबंध में क्या संवैधानिक प्रावधान है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। आर्टिकल 366 जो है स्पेशली उसका जो सब सेक्शन है वो शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करता है। आर्टिकल 342 जो है वो कहता है कि प्रेसिडेंट जो है किसी भी स्टेट के लिए एसटी कैटेगरी के स्टेटस को अप्रूवल देंगे, ठीक। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है? प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि असम में जो 6 समुदायों को एसटी दर्जा देने के लिए अनुशंसित यानी कि रिकमेंड किया गया है वो कौन कौन सी है। कोच राजबोंगसी आपको बताया था, मतक थाई, मोरन थाई, बोडो थाई, बोडो नहीं था, तो एबीसी हुआ, ठीक। तो बोडो नहीं है, बाकी सब सही, ठीक। अगला जो है वो विकलांग या दिव्यांग, माफ करना अभी जो ऑफिशियल वर्ड यूज किया जाता है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आप पूछोगे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो आप, तो 2022 में आप पीवाईक्यू देखिए, पूछा गया है इंटरनेशनल टाइगर डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड सॉइल डे, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो अगर सॉइल डे, हेरिटेज डे पूछा जा सकता है तो निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, जो कि अंतर्राष्ट्रीय, ये विकलांग गलत नहीं लिखा हुआ है क्योंकि भारत में दिव्यांग दिवस बनाया जाता है, भारत में दिव्यांग की बात होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिसेबिलिटी या विकलांगी बोला जाता है अभी भी। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाने का फैसला किया है यूनाइटेड नेशन ने। कब फैसला किया है, डेट कौन सी है इसकी? दिसंबर 3 को। दिसंबर 3 द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 3 दिसंबर टू रीच। तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। पहली बार कब घोषणा की गई? 1992 में। और क्यों किया गया, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सिंपल सी बात है, जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल हैं, विकलांग जो लोग हैं, उनके वेलफेयर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए। यूनाइटेड नेशन के बारे में आप सब जानते हो, बताने की जरूरत नहीं, पढ़ लेना कंटेंट से। प्रैक्टिस के लिए सवाल, क्योंकि दिसंबर में बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, तो एक बार देख लीजिए।
इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज आपको बताया ही है 3 दिसंबर। ह्यूमन राइट दिवस और सोशल जस्टिस डे और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ये दिया हुआ है, वो सब मैच करवा लीजिए। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 3 दिसंबर, ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर, सोशल जस्टिस डे 20 फरवरी, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर। ठीक। अगला सवाल है भारतीय भाषा उत्सव 2025। तो आप सोचोगे तुम कि भारतीय भाषा है तो कल्चर मिनिस्ट्री है, ट्राइबल मिनिस्ट्री है, कौन सी है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज होगे। आप पूछोगे कि ये सवाल या ये टॉपिक आपने क्यों शामिल किया है। पहले फिर से कहता हूं कि कोई भी करंट अफेयर इस तरीके से मार्केट में आप देखते हैं कि छोटे छोटे न्यूज को भी शामिल करके करंट अफेयर में शामिल कर दिया जाता है, उससे कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कम हो जाता है। इसलिए जो थंबनेल है उसका नाम रखा है कि करंट का रोज नामचा नहीं रखेंगे, और रोज नामचा नहीं रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसी की बात करेंगे। और इंपॉर्टेंट क्या है वो पीवाईक्यू तय करता है। जो सवाल आया हुआ है इससे तय होता है कि सवाल फिर से पूछा जा सकता है। तो लाइव सेक्शन में आपने देखा होगा जब प्रीलिम हो गया था तो दिखाया था प्रूफ कि भाई 700 750 सवालों में लगभग 90% से ज़्यादा यूपीपीसीएस प्रीलिम 2025 के प्रीलिम में सवाल पूछे गए। तो उसके पीछे जो कारण था वो पीवाईक्यू था कि पीवाईक्यू को ठीक से रिसर्च किया गया, समझा गया और उस हिसाब से सवाल बनाए गए, टॉपिक को पिक किए गए। तो जो भी टॉपिक पिक कर रहे हैं वो महत्व पीवाईक्यू से दिखता है। भारतीय भाषा उत्सव 2025 के बारे में अगर इसका महत्व आप देखें तो ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेटेड द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ शहीद राम प्रसाद बिस्मिल एट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश। इस तरीके से ये पीवाईक्यू थोड़ा इन्होंने गलत मार्क किया है, बट इस तरीके के महोत्सव पर सवाल पूछा जाता रहा है इससे पहले, पीवाईक्यू मिस हो गया यहाँ पे। भारतीय भाषा उत्सव दिवस क्या है ये देखिए आप, तो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाकवि सुब्रमण्यम भारती, ये जो महाकवि सुब्रमण्यम भारती थे इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सी मिनिस्ट्री सेलिब्रेट करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एनसीईआरटी और ये सब मिलकर के सेलिब्रेट करते हैं। ठीक। शिक्षा मंत्रालय एनसीईआरटी पूरे भारत में अलग अलग शैक्षणिक संस्थान इसे मनाते हैं। इनका उद्देश्य क्या है? जो लिंगुअल जो यूनिटी है, भाषाई जो एकता है और कल्चरल जो हार्मोनी है उसको ये टारगेट करता है। इसका थीम क्या है 2025 का? थीम थोड़ा सा कैची है, भाषाएं अनेक भाव एक, मेनी लैंग्वेज वन इमोशन। तो इस तरीके से अगर आ जाए तो आप देख लीजिएगा। ठीक। की हाईलाइट, इसकी मुख्य बातें, इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है। नेशनल सेलिब्रेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मनाती है, पता ही है। सुब्रमण्यम भारती पर फोकस है। सुब्रमण्यम भारती आपके इतिहास या फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइट के दौरान बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे। ठीक है। सोशल रिफॉर्मर भी रहे, बहुत सारी भाषाएं भी उनको आती थी, तमिल आती थी, संस्कृत आती थी, हिंदी आती थी, तेलुगु आती थी, बंगाली आती थी। आज के साउथ इंडियन जो एक मूवमेंट चल रहा है लैंग्वेज के आधार पर, उनको सोचना चाहिए कि भाई भाषा संवाद का विषय है, विवाद का नहीं। ठीक। फाइन। प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय भाषा उत्सव 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर मनाया जाता है। दूसरा, इसका जो थीम है वो ये है अनेक भाषाएं एक भाव, मेनी लैंग्वेज वन इमोशन। थर्ड है एआई टूल आदिवाणी को भी लॉन्च किया गया। तो इसका सही आंसर तीनों है। मेनी लैंग्वेज वन इमोशन इसकी थीम में महत्वपूर्ण है और एक एआई टूल आदिवाणी भी लॉन्च किया गया। परवा क्या है? ये सेबी ने लॉन्च किया। सेबी मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। किस लिए? जो पहले लोगों ने डिटेल फाइल किया है उनकी वेरिफिकेशन करना और मिसलीडिंग क्लेम से जनता को बचाना, कस्टमर्स को बचाना। पीवाईक्यू इस तरीके से पूछा गया 2010 में। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रेगुलेट द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, यानी कि जो रेगुलेटरी बॉडीज उन पर सवाल पूछा गया है। आरबीआई पे सवाल पूछा गया है, ऑप्शन में सेबी भी है, तो निश्चित तौर पर उससे रिलेटेड चीजें आ सकती हैं। परवा क्या है? इसका मतलब है पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। कब लॉन्च किया गया? 8 दिसंबर 2025 को सेबी के द्वारा। क्या करेगा? ये देखिएगा कि जो पहले के रिटर्न क्लेम किया है लोगों ने, क्या वो सही है या गलत है। कुल मिलाकर के वेरासिटी या सत्यता की जांच करेगा। क्यों जांच करेगा? ताकि जो बिचौलिए हैं या जो फाइनेंशियल सेक्टर में इन्फ्लुएंसर्स हैं वो लोगों को गुमराह ना कर सकें कि देखो इतना बेनिफिट मिला, इतना प्रॉफिट मिला, इतना म्यूचुअल फंड में रिटर्न कमाया। इस तरीके के जो भ्रामक दावे होते हैं ना कि 12% सीएजीआर मिला, वो सब
भ्रामक जानकारियां न फैला सके, तो इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट है, भरोसा है बाजार पर, वो बना रहे। नहीं तो इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन की स्थिति आ जाती है। ठीक है, सेबी के बारे में कुछ बेसिक जान लीजिए, क्योंकि बेसिक सवाल पूछा जा सकता है। 1992 में स्टेट्यूटरी बॉडी के तौर पे इसको एस्टेब्लिश किया गया। काम इसका क्या है? इसका काम है रेगुलेट करना। क्या रेगुलेट करना? जो सिक्योरिटी का मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, उसको ठीक से रेगुलेट करना। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किस मिनिस्ट्री के पास में है? वित्त मंत्रालय के पास में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ठीक। कौन इसके अध्यक्ष को नामित करता है? ऑफकोर्स भारत सरकार। प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए यहाँ पे परवा के बारे में। दिसंबर 2025 में सेबी द्वारा परवा लॉन्च किया गया और इसका काम है मार्केट इंटरमीडिएट के पिछले रिटर्न क्लेम का वेरिफिकेशन करना। दूसरा स्टेटमेंट है क्रिप्टो करेंसी का एक रेगुलेशन करना। तीसरा स्टेटमेंट है इनसाइडर ट्रेडिंग मामलों की जानकारी या निगरानी रखना। चौथा है ग्रामीण भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर ए है। ये जो पिछले रिटर्न्स हैं परवा, अगर आप देखेंगे नॉमेनक्लेचर वाली थीम से, तो पास्ट है यहाँ पे पी, और यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे भी क्लेम्स ऑफ मार्केट इंटरमीडिएट या वेरिफिकेशन ऑफ पास्ट रिटर्न। तो अगर आप पी आर, इन सब चीजों को आप देखेंगे पी आर बी और मैच करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, नॉमेनक्लेचर वाली थीम से इसको मैच किया जा सकता है। अगला जो टॉपिक है वो संत रविदास जी के बारे में है। उनके नाम पर एक म्यूजियम की स्थापना की गई है और दिसंबर 17 को स्थापना की गई है। निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण है। कहाँ पे की गई है? बनारस में की गई है। पीवाईक्यू आ चुका है इस तरीके से। भारत कला भवन म्यूजियम सिचुएटेड इन, तो इसका आंसर था बनारस। फिर से देखो संत रविदास का म्यूजियम यहाँ पे बनारस में बनाया जा रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है। संत रविदास जी का जन्म स्थान भी है बनारस उत्तर प्रदेश। तो वहां पे एक जगह है सीर गोवर्धनपुर बनारस में, वहां पे स्थापित किया गया है। संत रविदास के बारे में आपको पता है कि सामाजिक समानता, समरसता और भक्ति मूवमेंट के वो चैंपियन थे। 15वीं 16वीं शताब्दी के दौरान उन्होंने बहुत शानदार काम किया। आध्यात्मिक गुरु भी थे और संत भी थे। तो उनके बारे में बेसिक डिटेल देख लीजिए। संत रविदास जो है भक्ति आंदोलन में चैंपियन थे। बनारस में उनका जन्म हुआ था। 15-16 सेंचुरी के दौरान उन्होंने भक्ति मूवमेंट में एक बड़ा काम किया, जो समाज में गैर बराबरी थी उसको दूर करने, मानव गरिमा और सामाजिक समरसता पर उनका जोर था। तो ये सब है उनके बारे में। सवाल देख लीजिए इस पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, बनारस के संत रविदास म्यूजियम में डिजिटल प्रोजेक्शन और ऑडियो वीडियो विजुअल डिस्प्ले का उपयोग किया जाएगा। 2026 तक पूरा करने का टारगेट इस म्यूजियम को। थर्ड है कि संत रविदास की विरासत के बारे में यहाँ पे बहुत सारी गैलरी होंगी। पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि 2027 तक इसे पूरा किया जाएगा। तीसरा ऑप्शन भी ठीक है। कॉमन स्टेटमेंट है, सीधा स्टेटमेंट है, उस पर कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। मैंने आपको बार बार कहा है कि जो सकारात्मक स्टेटमेंट हो अननेसेसरी डाउट मत कीजिए। जीवन में अगर आप बहुत डाउट करेंगे तो दिक्कत में आएंगे। विरासत के विभिन्न पहलुओं के लिए कई गैलरी होंगी। अरे भाई, इसमें आपको दिक्कत क्या है? कई गैलरी होंगी तो होंगी, एक ही गैलरी में काम कैसे चलेगा? इतना सारा उनका हेरिटेज, इतना सारा उनकी लेगेसी है, इतनी उनकी उपलब्धि है। डिजिटल मीडिया एवं ऑडियो विजुअल गैलरी प्रस्तावित है। अरे आज के जमाने में जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग तो किया ही जाएगा ना, क्या दिक्कत है? अगला जो न्यूज है आपका वो है सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के बारे में। आप सब ने कभी न कभी सैयद मोदी के बारे में सुना होगा, और चूंकि उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो निश्चित तौर पर आपको थोड़ा सा और जानना चाहिए। सैयद मोदी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है। सैयद मोदी शायद यूपी से आते थे, इसलिए उनके नाम पर रखा गया है। और कहाँ पे हो रहा है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। भारत इस बार इसकी मेजबानी कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट की। और सैयद मोदी के नाम पर रखा क्यों गया है इस टूर्नामेंट का नाम, बैडमिंटन का नाम? क्योंकि सैयद मोदी एक बहुत प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे और उन्होंने 2 बार कॉमनवेल्थ गेम में पदक भी जीता था। ठीक, तो उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए उनके नाम पर इस टूर्नामेंट का नाम रखा गया है। तो सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो हाल ही में खबरों में था, किस खेल से संबंधित है? तो सैयद मोदी खुद बैडमिंटन खेलते थे और कॉमनवेल्थ में उन्होंने पदक भी जीता था, तो इसलिए इसका सही आंसर है बैडमिंटन। उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म वन अभियान या माइक्रो फॉरेस्ट कैंपेन उत्तर प्रदेश, इसके बारे में है। 14 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया। आप अपने जीएस पेपर 6 में भी इस सूक्ष्म वन अभियान या माइक्रो फॉरेस्ट कैंपेन की बात एग्जाम्पल में डाल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश किस तरीके से बायोडायवर्सिटी को या नेचुरल हैबिटाट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इनोवेटिव पहल कर रहा है। ये वहाँ पे आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको मैं बता दूं कि माइक्रो फॉरेस्ट क्या होता है। माइक्रो फॉरेस्ट का सिंपल मतलब है यार कि जिस तरीके से मियावाकी टेक्निक होती है
कि बहुत कम एरिया में, बहुत छोटे से पैच में बहुत सारे पेड़ पौधे लगा दिए जाएं। तो माइक्रो फॉरेस्ट भी ऐसे होता है, कुछ ही स्क्वायर मीटर में, 100 स्क्वायर मीटर से भी कम एरिया में बहुत सारे पेड़ पौधे लगा दिए जाएं, ठीक। और बहुत तेजी के साथ ये पेड़ ग्रो करते हैं और आपको हरियाली और आपको इकोसिस्टम को बेहतर करते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे शुरू किया गया? पीएम श्री नवोदय विद्यालय, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, यानी नोएडा में, ठीक है भाई। बस इतना जानो। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में माइक्रो फॉरेस्ट अभियान या सूक्ष्म वन अभियान 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन, इसे पीएम श्री नवोदय विद्यालय गौतम बुद्ध नगर में उद्घाटित किया गया, बिल्कुल सही बात है। इस अभियान ने 3200 वर्ग मीटर से अधिक बंजर भूमि को फलों और पॉलिनेटर पार्क में बदल दिया। तो इसका जो सही आंसर है, तीसरा भी सही है कि इसे स्पेशल कैंपेन 5.0 और मिशन लाइफ के तहत लॉन्च किया गया। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीनों बहुत क्लोजली रिलेटेड है, सकारात्मक स्टेटमेंट है, कहीं कोई भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। जो मिशन लाइफ है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसका मतलब है कि जो जीवन जीते हैं आप, उसमें प्रकृति के साथ अच्छे संबंध, प्रकृति के साथ तालमेल बैठाते हुए, जिससे कि प्रकृति को नुकसान न हो, आपका जो फुटप्रिंट है वो कम से कम प्रकृति पर पड़े, उस आधार पर आपको जीवन शैली जीनी है। यानी प्लास्टिक के थैले की जगह पे आप जूट का थैला यूज करें, प्लास्टिक कैरी बैग की जगह बायोप्लास्टिक को आप यूज करें। आप कहीं पे भी टूरिज्म करने जाएं तो सस्टेनेबल टूरिज्म करें। जो आप जीवन जी रहे हैं उसमें देखें कि कार्बन एमिशन तो इससे नहीं होगा, है ना। बहुत सारा फास्ट फूड, जंक फूड की बजाय आप सामान्य जीवन शैली अपनाएं। अगला जो टॉपिक है वो है इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल वेसल, भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पोत। इसके बारे में जानकारी है, चूंकि भारत का पहला है तो इस तरीके से जब कोई टॉपिक आता है न्यूज में तो सवाल उस पर स्वाभाविक हो जाता है। कहाँ पे लॉन्च किया गया? नमो घाट बनारस में, जो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में है, गंगा नदी पर है। किसने लॉन्च किया? केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने। और किसका ये पार्ट है इनिशिएटिव? तो हरित नौका कार्यक्रम का ये हिस्सा है। प्रमुख विशेषताएं क्या है? बहुत सारे यात्री हैं, काफी हद तक लेंथ है, हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगा और जीरो एमिशन होगा, कार्बन एमिशन जीरो होगा। 5 किलोमीटर तक की यात्रा करेगा, नमो घाट से ललिता घाट तक। उत्तर प्रदेश की न्यूज है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? मिशन लाइफ और नेट जीरो 2070 का जो लक्ष्य है उसका एक सिंबॉलिक प्रयास है। और पूरी दुनिया में चाइना, नॉर्वे, जापान जैसे देशों ने हाइड्रोजन से चलने वाले जो जहाज थे उनको बना लिया था। भारत भी उस क्लब में, उस लीग में शामिल हो गया जब उसने स्वदेशी तौर पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल के माध्यम से चलने वाले जहाज को बना लिया है। आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े कार्गो जो लाखों मीट्रिक टन, लाखों टन, इनफैक्ट लाखों टन जो माल लेकर के समंदर में यात्रा करते हैं, जिनकी जो वैल्यू होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है कि उनको हवाई जहाज से भेजा जा सके। अगर ऐसे जहाज़ों में हाइड्रोजन फ्यूल के माध्यम से उनको चलाया जाने लगेगा तो कार्बन एमिशन कम होगा, ग्रीन टेक्नोलॉजी की मदद से उत्सर्जन कम कर सकेंगे, समुद्र भी कम पोल्यूटेड होगा और शायद हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो भी कम होगी, उसमें एफिशिएंसी आएगी। लेकिन टेक्नोलॉजी भी डेवलपिंग फेज में है तो समय लगेगा अभी। इस पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप देख लीजिए। एसरसन कह रहा है कि भारत ने दिसंबर 2025 में अपना पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत लॉन्च किया, बिल्कुल सही बात है। उसका कारण कह रहा है ये हरित नौका कार्यक्रम का हिस्सा था जिसका उद्देश्य हरित अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देना था। दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों बहुत क्लोजली रिलेटेड है और आपने कंटेंट में भी देखा कि हरित नौका कार्यक्रम का ही ये पार्ट था, तो ये दोनों सही है और जस्टिफाई भी कर रहा है, तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है। अगला जो है व्हाट इज हंसा 3 एनजी, हंसा 3 एनजी के बारे में देख लीजिए क्या है, ये देख लीजिए। तो CSIR जो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है और NIL के साथ मिलकर के उसने एक हंसा 3 प्लेन डिजाइन किया है जिसका उद्देश्य क्या होगा? पायलट को ट्रेनिंग देना। जो कमर्शियल जहाज हैं उनके जो पायलट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग देना क्यों महत्वपूर्ण है? अच्छा, इस तरीके के सवाल आपको पूछे जाते रहे एग्जाम में, जैसे यहाँ पे है कि विद रेफरेंस टू FWD 200B व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। भारत जब भी कोई नया बनाता है, भारत जब भी कोई इंडिजिनसली प्रयास करता है, डेवलप करता है, तो उसका महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपको पता होगा भारत में जो एयर कंपनियां हैं, एयरलाइन जो कंपनीज हैं, उनके जो अधिकतर पायलट्स हैं या तो वो विदेश में कई बार बहुत ट्रेनिंग के लिए भेजे जाते हैं, या भारत में जो ट्रेनिंग होती है तो भारत की ट्रेनिंग थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है। भारत में ट्रेनिंग जो है वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है और जो हमारे पायलट हैं वो उनको उतना उन्नत, उतना काबिल नहीं माना जाता है विदेशी एयरलाइन के माध्यम से। आप देखिए कि जो भी बड़ी एयरलाइन कंपनियां हैं दुनिया में, भारतीय पायलटों को उतना ज़्यादा नहीं पूछती, है ना। उसके पीछे कारण उनको लगता है कि भारतीय पायलट उतने काबिल नहीं,
अब ये मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ऐसा दुनिया में एक परसेप्शन है। आप एडिटोरियल खोलिए, बहुत सारे क्रिटिसिज्म इस तरीके से मिल जाएंगे। और इसके पीछे कारण उनको लगता है कि ट्रेनिंग का जो मेथड है, ट्रेनिंग में जो एक इनोवेशन होना चाहिए, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, वो नहीं है भारत में। एक दूसरी बहुत बड़ी समस्या है भारत में, वो है पायलट की कमी। आपने अभी देखा होगा कि जो इंडिगो वाली क्राइसिस हो गई, उस क्राइसिस के पीछे कहीं ना कहीं बड़ा कारण था कि जब नया रोस्टर लागू किया सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने, उस रोस्टर में पायलट को पर्याप्त आराम देने की सलाह दी गई थी, ताकि वो अच्छे से विमान चला पाए और किसी भी दुर्घटना को टाला जा सके। इस तरीके से मानवीय जो गलती होती है, उससे जो जनित दुर्घटना है, उसको टाला जा सके। लेकिन इंडिगो ने, या तो बदमाशी की, तो जांच का विषय है, इंडिगो ने कहा नहीं कि हमारे पास जो पायलट हैं अब पर्याप्त है नहीं, जिसकी वजह से हम फ्लाइट कैंसिल कर रहे हैं। तो पर्याप्त उपलब्धता भी नहीं है पायलट्स की, काबिल पायलट की उपलब्धता तो और भी कम है, जिनको बहुत सारे घंटे उड़ाने का अनुभव है। तो ये जो हंसा 3 जो एनजी कैटेगरी का ये जो प्लेन है, इसके आने से क्या होगा कि ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी जा सकेगी, ज़्यादा बेहतर ट्रेनिंग दी जा सकेगी। 100 एयरक्राफ्ट हर साल बनाए जाएंगे और बहुत सारे लोगों को इससे ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, तो भारत ने घरेलू पायलट ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, एविएशन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए स्वदेशी घर में ही विकसित हंसा 3 एनजी ट्रेनर एयरक्राफ्ट लॉन्च किया है। इससे भारत के एविएशन सेक्टर में, ट्रेनिंग सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और किसे डेवलप किया है? CSIR NAL के साथ मिलकर के बेंगलुरु में डेवलप किया गया है। इसका महत्व क्या होगा? आने वाले 20 सालों में 30,000 नए पायलटों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सवाल देख लीजिए इस पर। हंसा 3 NG प्रशिक्षक विमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, CSIR के तहत राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित किया गया। NAL नेशनल एरोडायनेमिक्स का लेबोरेटरी है, एरोस्पेस की जो लेबोरेटरी है, उसने डेवलप किया है। इसे मुख्यतः सैन्य युद्ध प्रशिक्षण के लिए डिजाइन किया, सैन्य युद्ध नहीं, सिविल एविएशन में ट्रेनिंग के लिए। ये आधुनिक ग्लास कॉकपिट वाला 2 सीटर विमान है। तो इसका जो आंसर होगा वो पहला होगा और तीसरा होगा। सैन्य युद्ध नहीं बल्कि सिविल एविएशन सेक्टर में पायलट को ट्रेनिंग दी जाएगी इससे। अगला जो सवाल है काफी महत्वपूर्ण है, चंद्रयान 3 रंभा LP इंस्ट्रूमेंट के बारे में है। क्यों चर्चा में है? चंद्रयान 3 डिटेक्ट्स सरप्राइजिंगली एक्टिव प्लाज्मा ओवर द मून साउथ पोल। आपको पता होगा भारत दुनिया में पहला ऐसा राष्ट्र बना था जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी चंद्रमा के साउथ पोल पर, और भारत दुनिया में पहला ऐसा राष्ट्र बन पाया था। तो महत्व इसलिए भी है कि भारत ने चंद्रयान 3 के साथ जो इंस्ट्रूमेंट भेजे थे, उन्होंने अभी हाल में प्लाज्मा की खोज की है। कहाँ पे? चंद्रमा के साउथ पोल में। प्लाज्मा होता क्या है? प्लाज्मा को हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। ये क्या होता है? एक हिसाब से आयोनाइज्ड गैस होता है, आयोनाइज्ड गैस होता है। तो इस तरीके का जो गैसियस एनवायरमेंट, प्लाज्मा का स्टेटस मून पे, उसके साउथ पोल पे डिटेक्ट किया है। किसने किया है? चंद्रयान 3 के साथ जो इंस्ट्रूमेंट गए थे उसने किया है। चंद्रयान 3 में कौन सा इंस्ट्रूमेंट गया है, उसने क्या खोज की है, इस तरीके से देखो सवाल पूछा गया है ROA प्री 2023 के सवाल में। ठीक है भाई, तो इस बार भी पूछा जा सकता है, कोई सरप्राइज करने की बात नहीं है। तो ये प्लाज्मा के बारे में सब था, वो छोड़ दो। अबाउट रंभा LP, जिस इंस्ट्रूमेंट ने ये सब खोजा है, ये गया था चंद्रयान 3 के साथ में। इसको कहते हैं रेडियो ऑटोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर से इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से आयोनाइज्ड जो गैस है, जिसे प्लाज्मा भी कहते हैं, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं, उसकी खोज कर ली है। बस इतना ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? चंद्रयान 3 ने खोजा है। चंद्रयान 3 में जो रंभा LP लगा हुआ था, उस इंस्ट्रूमेंट ने इसको सेंस किया है, खोजा है। ठीक है, और भी कुछ चीजें खोजी हैं, उसको पढ़ लेना। यहाँ पे शिव शक्ति बिंदु पर कुछ चीजें खोजी हैं, कुछ और चीजें हैं, पढ़ लेना, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं। प्रैक्टिस सवाल देख लीजिए। चंद्रयान 3 के रंभा LP उपकरण ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर क्या खोजा है? तो उसका आंसर है एनर्जेटिक प्लाज्मा एनवायरनमेंट। GLP-1 देखिए। GLP-1 मतलब ऐसे है कि एक किस्म का ये वो है हार्मोनल, क्या कहेंगे उसको, एक प्रकार का हार्मोन है जो आपके शरीर में जब रिलीज होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सारे, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट जो सामान्य मेडिकल जानकारी अवेलेबल है कि हमें भूख क्यों लगती है, क्योंकि हमारे ब्रेन को संदेश मिलता है कि हमें भूख लगी। ठीक, कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनको आप बहुत ज्यादा खा लोगे तो भी आपका पेट नहीं भरता। कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनको आप कम खाओगे तो भी शरीर को लगेगा, पेट को लगेगा, मतलब ब्रेन को लगेगा एक्चुअली, कि आपने खाना ज्यादा खा लिया है। तो ये सब जो मैसेजिंग है वो दिमाग तक पहुंचती है कि आपका पेट भर गया है, पेट नहीं भरा हुआ है। मोटापा दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ रहा था,
मोटापा बढ़ रहा था, ब्लड प्रेशर, ये डायबिटीज बढ़ रहा था, तो डब्ल्यूएचओ ने कुछ दवाओं को अब परमिशन दे दिया है ताकि उनको लिमिटेड और डॉक्टर्स की रेख रेख, मेडिकल देख रेख में मोटापे को कम करने के लिए और डायबिटीज को मैनेज करने के लिए यूज किया जा सकता है। कैसे होगा, क्या तरीका है इसको यूज करने का? अब तुम सोचोगे ये सब सवाल क्यों करवा रहा है मास्टर? 2014 में यूपीपीसीएस ने पूछा है बीटा ब्लॉकर क्या है, उसका आंसर था हार्ट अटैक के लिए एक दवा है, ठीक है ना? तो इस तरीके से सवाल पूछा जा चुका है। WHO बैक्स यूज ऑफ GLP-1 ड्रग्स फॉर वेट लॉस। तो ये जो ये लिखा है यहाँ पे, ग्लूकेजन लाइक पेप्टाइड 1, ये जो दवा है एक हिसाब से ऐसा हार्मोन रिलीज करेगी आपके शरीर में जिससे ब्रेन को क्या लगेगा, ब्रेन को लगेगा कि भाई आप खाए हुए हो, भूख नहीं है, आपका पेट भर गया है, इस तरीके से संदेश ब्रेन को मिलेगा, तो आप खाना बंद कर दोगे। दूसरा, ये जो शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा है उसको भी कम करेगा, डायबिटीज की स्थिति भी इससे इंप्रूव होगी, तो मोटापा ठीक से मैनेज किया जा सकेगा। मोटापा एक हिडन पैंडेमिक की तरह है दुनिया में। तो GLP-1 क्या है, जैसे उसने बीटा ब्लॉकर यहाँ पे पूछा था सवाल PYQ में, बीटा ब्लॉकर क्या था, तो हार्ट अटैक को रोकने के लिए एक दवा थी। GLP-1 क्या है, ग्लूकेजन लाइक पेप्टाइड 1, किस लिए है? इंसुलिन की मात्रा रिलीज करती है, भूख को कम करती है, और ऐसा करते हैं कि भाई जैसे आपने खाया 3 घंटे बाद लगता है कि पेट खाली हो गया है, भूख बहुत ज्यादा लग रही है, तो एक ब्रेन को ऐसा सेंस देगी कि भाई पेट खाली नहीं हुआ है, भूख की प्रक्रिया है उसको धीमा करेगी, ठीक है, मोटापे को कम किया जा सकेगा। क्वेश्चन देख लीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन। WHO recently issued its first global guideline on the use of which class of drugs for obesity management? इसका आंसर है GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, और इससे मोटापा कम होगा, डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्पोर्ट्स से संबंधित है। GM अर्जुन एरिगैसी जेरूसलम मास्टर 2025 विक्ट्री, यानी कि भारत के जो ग्रैंड मास्टर, आपको पता होगा चेस में ग्रैंड मास्टर होता है, ग्रैंड मास्टर होता है, उसके पहले इंटरनेशनल मास्टर होता है, इस तरीके से कैटेगरीज होती है। तो जो अर्जुन एरिगेसी हैं उन्होंने जेरूसलम मास्टर 2025 में जीत हासिल की है, इसलिए चर्चा में है। इस तरीके से अभी गोवा में विश्व शतरंज चैंपियनशिप हुआ, वर्ल्ड कप हुआ शायद, तो उसकी भी खबर आप रखिए, हमने पढ़ाया भी है पहले से, जब कंपाइलेशन देंगे तो फिर से उस पर डेडिकेटेड क्वेश्चन दे देंगे, तो आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे हुआ था? जेरूसलम में हुआ था, ठीक। तो किसने जीता है? अर्जुन एरिगेसी ने जीता है। अपोनेंट कौन थे? विश्वनाथन आनंद, इंडिया के पहले वर्ल्ड चैंपियन थे, जिनको हरा करके जीता गया है। बस इतना ही ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन आ गया, किसको हरा करके जीता है? विश्वनाथन आनंद को। किसने जीता है? अर्जुन एरिगेसी, ठीक है। अभी वो पिछला जो टॉपिक बचा हुआ था शुरुआत का वो दिखा देते, लेसर इंपॉर्टेंट था बट फिर भी देख लो। हो ना आप लोग ऑनलाइन? क्या होता है ना कि एक तो थोड़ा सा कई बार इंस्पिरेशन नहीं आता। प्रीलिम में 100 कंटेंट 100 जगह से लोग पढ़ते हैं, रटते हैं। हमने 700 750 सवालों में वो काम किया जो लोग 7000 सवाल भी नहीं कर पाए। लोगों का जो स्वभाव है ना, वो भटकते रहने की है। उनको कितना भी गाइड करो, कितना भी हेल्प करो, मानते नहीं। जो अच्छे सिंसियर स्टूडेंट हैं उनको समझता है, बट अधिकतर लोग, जैसे समाज है वैसे ही वो भी लोग, पूरे हफ्ते का या इस बार तो ज़्यादा दिन का 10-15 दिन का करंट अफेयर जो भी इंपॉर्टेंट है PYQ के साथ, इसको करने में कितना समय लगता है, कितना रिसर्च करना पड़ता है, आपको पता है, कितने लोग लगते हैं, वो करके दे रहे हैं। 40-45 मिनट में पूरा दिखा दे रहे हैं, जहाँ पे डिस्कस करना है डिस्कस कर दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर देंगे। वो नहीं करेंगे लोग। क्या करेंगे? 4 टॉपिक लेंगे, जय महाकाल जय महाकाल, घंटे भर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब क्या किया जाए? वो चौपाई याद आता है तुलसीदास जी का कि मूरख हृदय न शीत, जो गुरु मिले बिरंच सम, फूले फले न पेट, बरसे सुधा जद्दप गगन। तो कई बार वेद फूलते फलते नहीं है, चाहे अमृत की बारिश क्यों न की है। क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं टीचर हूँ तुम्हारा, और मेरा धर्म है कि मैं तुमको डांटूं। भटकना बंद करो, मत करो,
इसे समय प्रिपरेशन अगर करनी है, अगर लगता है तुम्हें पोटेंशियल है, एप्टीट्यूड है, तुम्हें एग्जाम देना है, तो क्या प्रीलिम क्या मेंस ठीक से सोर्स की एक बार मुकम्मल खोजबीन कर लो, उस पे स्टिक रहो, आस्था रखो और पढ़ो अच्छे से, बजाय इसके कि हर जगह से 100 जगह से करंट अफेयर, माइक्रोस्कोप से देखने वाला करंट अफेयर, चमक दमक वाला करंट अफेयर, गुलमोहर के फूल वाला करंट अफेयर, है ना, छोड़ दो, उससे कुछ होता नहीं, पढ़ो और चुपचाप क्वालिफाई करो। अगला जो है वो है एशिया पावर इंडेक्स 2025। इसमें भारत को यूनाइटेड स्टेट और चीन के बाद तीसरा स्थान मिला है, काफ़ी चर्चा में था ये। इस तरीके से सवाल पूछा गया है कि भारत को सिप्रिक इंडेक्स में कौन सा रैंक मिला है, भारत को फायर पावर इंडेक्स में कौन सा रैंक मिला है, इस तरीके से सवाल पूछे गए। तो एशिया पावर इंडेक्स क्या है वो देख लेते हैं। एशिया पावर इंडेक्स एशिया क्षेत्र में देशों की रिलेटिव पावर और उनकी जो इफेक्ट है उसकी एक सालाना रैंकिंग है, जिसमें एक थिंक टैंक है, इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है जिसका नाम है लोवी इंस्टीट्यूट, वो कंपाइल करता है। तो भारत को 40 पॉइंट स्कोर मिला है, जो तीसरे स्थान को दिखाता है। क्या क्या इंडिकेटर्स हैं? बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बट बेसिक जो इंडिकेटर्स हैं वो मिलिट्री कैपेबिलिटी, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी और फ्यूचर रिसोर्सेज, भविष्य में क्या क्या कर सकते हैं वो सब है, ठीक है, दिया हुआ है। प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लीजिए। द एशिया पावर इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय, कौन पब्लिश करते हैं एशिया पावर इंडेक्स को? तो इसका आंसर है लोवी इंस्टीट्यूट, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड इंडिपेंडेंट थिंक टैंक। अगला सवाल है, इंडिया गॉट रीइलेक्टेड टू यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड 2025 से 29 के लिए। यूनेस्को की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें भारत को फिर से चुन लिया गया है। यूनेस्को आपको पता ही, एजुकेशन, कल्चर, साइंस इन सब के लिए काम करता है। पीवाईक्यू पूछा गया है इससे पहले, यूनेस्को के बारे में आप देख ही सकते हैं। तो यूनेस्को का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है क्या काम करता है? वही एग्जीक्यूटिव बोर्ड वही काम करता है जो किसी कंपनी का, किसी संस्था का एग्जीक्यूटिव बोर्ड काम करता है। किसी प्रोग्राम को लागू करेगा, निगरानी करेगा, संगठन को आगे कैसे चलाना है उसकी दिशा निर्देश बनाएगा, है ना। यूनेस्को के बारे में बेसिक बेसिक जानकारी देख लो। 1945 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। 1946 में एग्जीक्यूटिव बोर्ड लागू होता है। इसका जो यूनेस्को का जो एग्जीक्यूटिव हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। ठीक, बोर्ड में 58 मेंबर होते हैं, 4 साल के लिए चुने जाते हैं। भारत 2025 से 2029 के लिए चुना गया है, दोबारा चुना गया है। ठीक, बस हो गया, एक वेरिएंट आ गया उसके बाद। ठीक, बस इतना ही था। लास्ट में मैं दिखा देता हूँ ऑनगोइंग प्रयास के बारे में, अलग से कुछ कर नहीं मिलता तो आपको पता रहेगा, तो आप रिकमेंड कर पाएंगे लोगों को। सम्राट चल रहा है, जो GS6 में 4 सेशन हो चुके हैं, 5वां सेशन होने वाला है जब GS6 का लास्ट लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। और हर पेपर में थीम वाइज पीवाईक्यू और कुछ फ्रेश क्वेश्चन को लाइव आंसर लिखाते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। भागीरथ प्लस में क्या है? हर टॉपिक पे जानदार शानदार कंटेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव। उन सभी कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट पे लाइव लेक्चर होता है, मैं लेता हूँ, अलग अलग टीचर्स लेते हैं। अब तो हर रोज कोई ना कोई मेंटरशिप भी देता है जो हमारा कंटेंट क्रिएटर, हमारे टीम मेंबर्स हैं। हर पेपर पे फुल लेंथ टेस्ट है, उनका लाइव इवोल्यूशन होगा। कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स के साथ साथ 1 टॉपिक 1 पेज नोट्स भी है। टीचर के साथ 1-to-1 सेशन मेंटरशिप चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं, रोज ही हो रहा है। ये जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसके बाद जो पीवाईक्यू पर आधारित कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे सम्राट में, इसमें अग्नि परीक्षा की टेस्ट सीरीज में, उनकी इंपॉर्टेंट बुकलेट आपको उपलब्ध कराई जाएगी, जैसे 2024 मेंस के लिए उपलब्ध कराई गई थी। 50-60% सवाल उसी में से आ गए थे। मेंस पीवाईक्यू की शोध श्रृंखला GS2-3 का हो गया है, GS6 का एक हिसाब से शोध श्रृंखला रोज पढ़ाते दौरान ही मिल जाता है, फिर भी कंपाइल करके दे देंगे। पीवाईक्यू पर मॉडल आंसर GS4 और GS2 रेडी हो गया, उसमें वैलिडेशन चल रहा था, 15 तारीख को लॉन्च करना था, डिले हुआ, अब रेडी हो गया है। और हिंदी, अंग्रेजी और इंग्लिश तीनों में कंटेंट है। ChatGPT वाला काम नहीं होता है, बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, लगे रहे। जो लोग 2025 में मेंस दे रहे हैं वो ज्वाइन करें, भगीरथ कर सकते हैं। जो 2026 में दे रहे हैं, 25 कैसे भी फेल हो गए या 26 उनका पहला अटेम्प्ट होगा, उसमें उनको 2025 का मेंस पढ़ाया जाएगा। 2025 के मेंस के साथ में, भगीरथ के साथ में 2026 का प्रीलिम पढ़ाया जाएगा और 2026 का मेंस पढ़ाया जाएगा। उनको 3 कोर्सेस एक ही अम्ब्रेला में, रेनबो में मिलेगा और 2026 के मेंस तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। ये इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है, इसमें बहुत कुछ मिलेगा। पूरा प्रीलिम का शानदार लर्निंग सीरीज, करंट अफेयर, प्रीलिम के सभी कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट्स, लेक्चर्स, मेंस पूरा 2025 का, 2026 का मेंस 2026 तक वैलिडिटी रहेगी। ठीक, देखिएगा अगर आपके परिचय में, आपके दोस्त में कोई है तो 7 दिन की रिफंड पॉलिसी भी है संस्था की, 100% रिफंड है 7 दिनों के भीतर, नहीं पसंद आता है तो।
कोई सलाह हो तो बताइए, कोई कमेंट हो तो आप कर दीजिए, मैं जवाब देने के लिए रेडी हूँ। आग्न परीक्षा तो है ही है, यूपीपीसीएस मेरिट सीरीज। गोकुल भार्गव थीम वाइज आंसर राइटिंग, लाइव आंसर राइटिंग सम्राट है, और टेस्ट सीरीज जो है जिसका इवेल्युएशन भी होगा वो अग्नि परीक्षा है। ठीक है, ठीक है भाई, पढ़ लीजिएगा। इसका कंटेंट आपको हम टेलीग्राम चैनल पर एडमिट रह के उपलब्ध करा देंगे, प्लस वेबसाइट और एप्लीकेशन पर भी फ्री कोर्सेज में करंट अफेयर सेक्शन में भी उपलब्ध रहेगा। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच, गुड नाइट।